हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। कह दो जमाने से दोस्तों, और कह दो इस जिंदगी से, ना थके हैं पैर कभी और ना ही हिम्मत हारी है। जज्बा है कुछ कर दिखाने का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है और ये सफ़र जारी रहेगा। ये सफ़र तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। बहुत ही सुनहरे कंटेंट में पूरे शिद्दत के साथ आपका स्वागत करते हैं। दावा करते हैं, ये वादा करते हैं कि आगामी ये जो कंटेंट है हमारा, ये जो एपिसोड आप देख पाएंगे, ये आपके लिए बिल्कुल रोचक होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों का इसमें समागम होगा जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आइए जुड़ते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पार्ट 3, जहां महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीप के सीक्वेंस में, महाद्वीप के क्रम में ये पार्ट 6 है। परंतु जहां हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे तो अभी फिलहाल हम तीसरे पायदान पर हैं, और मेरी उम्मीद, मेरा विश्वास कि ये इसका आखिरी पार्ट होगा, लेकिन दावा है कुछ और होगा। समझिएगा, फिलहाल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण जानकारियों से अब हम रूबरू होंगे, जहां हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पार्ट 1, पार्ट 2 की बात कर चुके हैं। एपिसोड 1, एपिसोड 2 देख चुके हैं। एक जगह जहां हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के समस्त देशों की भौगोलिक स्थिति तथा उनकी राजधानियों से रूबरू हुए थे। दूसरे पार्ट में जहां हम यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ तथा झीलों से बनने वाले तमाम प्रश्नों पर परिचर्चा कर चुके हैं। अब फिलहाल हम आगे हैं, और वहाँ से ठीक ठाक आगे बढ़ने का हमारा एक सुनहरा प्रयास होगा, और वो प्रयास आपके स्क्रीन पर हम साझा करने वाले हैं। जी हाँ, ये एक छोटा सा कह सकते हैं आपके सामने, आपके स्क्रीन पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का फिगर है। ये जो फिगर है ऐसा कुछ है नहीं, फिलहाल एक काल्पनिक अवधारणा, एक छोटा सा चित्र, ग्राफिकल निरूपण, ये सोच करके करना कि हम महसूस कर पा रहे हैं कि आप दक्षिणी अमेरिका नहीं हो, फिलहाल दक्षिणी अमेरिका जैसे हो। हमारा काम इससे चल जाएगा, और जब हमारा काम चल जाएगा तो हमें किसी अन्य प्रकार की मैप वगैरह की क्या ज़रूरत है। देखना, ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक बिगड़ा सा चित्र बना हुआ है, मैं इस पर बात करूंगा। समझिएगा, आपको याद आएगा, आपको अगर एपिसोड 1 आपने देखा है तो आपको बहुत बड़ी चीज़ें याद आने वाली हैं। एक ऐसी लाइन खींच रहा हूँ और एक दूसरी लाइन यहाँ से। देखना, ये जो रेखा है इसे कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और ये जो रेखा है इसे कहते हैं मकर रेखा। ये ऐसा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से 2 रेखाएं जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से 3 रेखाएं जाती हैं। बहरहाल अभी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोगों ने कोई चर्चा नहीं किया है। जहां हम कर रहे हैं चर्चा, जहां आप देख पा रहे हैं अपने सुनहरे महाद्वीप के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर रहे हैं। देखना जरा, ये जो विषुवत रेखा है, अगर ये बात की जाए किन किन देशों से गई है हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो ध्यान देना, पहले तो इसको मिलेगा इक्वाडोर, इसके बाद ये जाएगी कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद ये पहुंचेगा ब्राजील। कोलंबिया और फिर ब्राजील, ये याद करना बिल्कुल आसान है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, दक्षिण अमेरिका के 3 महत्वपूर्ण देशों से भूमध्य रेखा जाती है, 3 महत्वपूर्ण देशों से। और जहां मकर रेखा की बात होगी, मकर रेखा में देखिएगा, यहां सबसे पहले आपका चिली आएगा, इसके बाद अर्जेंटीना आएगा, इसके बाद पराग्वे आएगा, और पराग्वे के बाद आपका पुनः ब्राजील आएगा। किस्सा क्या होगा, आप एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे दोस्त, यही पूछेगा, कौन सा ऐसा देश है जिसके अंदर से या जिसका संपर्क मकर रेखा और विषुवत रेखा से रहा है। तो ब्राजील एक ऐसा देश है, इकलौता ऐसा देश है जिसके अंदर से विषुवत रेखा भी जा रही है और फिर मकर रेखा भी जा रही है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि ब्राज़ील का विस्तार कितना ज़्यादा है। इसीलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अगर माना जाए और जाना जाए, कभी प्रश्न आए तो हमारा जवाब बना होना चाहिए ब्राज़ील के साथ। जी हाँ, तो बेहतरीन जानकारी का ये बहुत ही अलग सा चैप्टर ही है। आपको यहाँ जो उदाहरण मिलने वाले हैं ये आपके जियोग्राफी में 4 चांद लगाने वाले हैं।
आपका मनोबल बढ़ाने वाले हैं। आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे तथा कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है उन पर पूरी चर्चा होगी आज। देखिएगा, ये मोटा मोटा आंकड़ा हो गया। अगर हम बात करें तो इस पूरे दायरे को इनके बीच का जो क्षेत्र है, ये जो मामला है, हम इसे उष्णकटिबंधीय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। देखना कैसे याद कराऊंगा आज मैं आपको। और जो मामला विषुवत रेखा के ऊपर चला जाएगा, देखना ये मामला उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आएगा। अब विषुवत रेखा के ऊपर जाओगे तो कहीं आपको कर्क रेखा मिलेगी। फिलहाल कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से नहीं जाती है, लेकिन जहां कहीं भी है कर्क रेखा, उसके ऊपर जितनी भी ऊंचाई पर है कर्क रेखा, ये मान के चलना वहां तक का मामला यह भी तो उष्णकटिबंधीय होगा, ये भी तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब होता है सूर्य की किरणें जहां वर्ष भर सीधी पड़ती हैं उसे विषुवत रेखा कहते हैं। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होने की सीमा ही किसी भी क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय बनाती है। सूर्य हमारे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक पहुंचता है और हमारे उत्तरी गोलार्ध में उसकी आखिरी सीमा होती है कर्क रेखा। इसके बाद वो पुनः पलायन कर लेता है। इसका मतलब जो कुछ भी गर्मी ज़्यादा महसूस होगी, सूर्य की किरणें यहीं सीधी पड़ेंगी। इसका मतलब ये पूरा मामला कर्क रेखा से लगाकर मकर रेखा तक का जो दायरा है, ये पूरा का पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है। मुझे लगता है कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब समझिए, ये सारा काम हो चुका हम लोगों का। तो बताना जरा, जब इसके नीचे चले जाओगे, यानी मकर रेखा के नीचे वाला जो ये हिस्सा है, अब हम इसे क्या कहेंगे? शीतोष्ण कहेंगे कि नहीं कहेंगे? शीतोष्ण कहेंगे ना, शीतोष्ण कटिबंधीय। जी हाँ, अब ये मामला शीतोष्ण का हो गया। इतनी बातें हम लोग बखूबी समझ चुके हैं। तो हम अब देखिएगा, आपको आगे ले चलते हैं। ये हमारा काम था इतना। अब देखना, यहाँ के प्रमुख घास के मैदानों की बात करते हैं। घास के प्रमुख मैदान, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के घास के प्रमुख मैदान, ये आपके नोटबुक पर मोटी वाली हेडिंग होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, हम शुरू में ही बात करेंगे। यहाँ एक वेनेजुएला नाम का देश मिला था, वेनेजुएला, जिसमें घास के मैदान मिले और उस घास के मैदान को कहा जाता है लानोस। लानोस लानोस घास का मैदान कहाँ मिला? वेनेजुएला में। अब आप हमें बताइए जरा, लानोस जो घास का मैदान है वेनेजुएला में है, कैसा मैदान है? क्या ये शीतोष्ण है या उष्णकटिबंधीय है? यही जानकारी मैं आपसे लेना चाहता था, और जिसे मैंने सोचा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए पहले मैंने उस चित्रात्मक परिरूप का, परिदृश्य का आपके सामने पूरा चित्रांकन करने का प्रयास किया। बताइएगा जरा। तो हम लोग जान चुके हैं और इस आधार पर यह मामला मानेंगे, लानोस जो कि वेनेजुएला में पड़ रहा है। कहाँ पड़ा है? वेनेजुएला। और ये कैसा मैदान है? तो आप कहिए सर ये उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय मैदान है, घास का मैदान है। क्लियर? आगे देखिएगा, यहाँ पर एक घास का मैदान आपको ब्राजील में मिलेगा, ब्राजील में। और इस घास के मैदान को कहा जाता है कंपास। कंपास हम लोग क्या करेंगे, दूसरा यहाँ हेडिंग डालेंगे कंपास। और कंपास जो कि कहाँ मिलेगा आपको? ब्राजील में। यह भी कैसा घास का मैदान होगा? उष्णकटिबंधीय। स्टार बात बोले? स्टार बात बोलूं? स्टार बात ना बोलूँगा तो फिर आप हमारे साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं पाएंगे। स्टार बात यह है कि दुनिया के जितने भी उष्णकटिबंधीय मैदान है ना, सबको सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से एक नाम दिया जाता है। इनको कहा जाता है सवाना घास के मैदान। अब तो याद रहेगा ना दोस्तों, सवाना घास के मैदान वैसे तो आपको अफ्रीका में मिलेंगे, नो डाउट, अफ्रीका महाद्वीप चलेगा, पूरी कहानी मिलेगी। फिलहाल मैं बात जो बोल रहा हूँ, सोचना जरा, एग्जामिनर कहेगा निम्न में से सवाना घास के मैदान हैं, निम्न में से सवाना घास के मैदान नहीं हैं। तो ध्यान देना, जितने भी दुनिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे उन्हें हम सवाना घास के मैदान बोल सकते हैं, उनका दूसरा एक नाम दे सकते हैं। तो बात समझ चुके होंगे हमारे साथियों। आप यहाँ इसे कह सकते हैं सामूहिक रूप से सवाना घास मैदान। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम देखिएगा, तो हमने लानोस कंपास की बात कर लिया है। अब यहाँ देखिएगा एक घास का मैदान मिलेगा, घास का मैदान जो कि जिसका नाम है पंपास।
अगर आपने हमारे एपिसोड को क्रम से देखा होगा तो आपको अब देश बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि आपका फिगर आपसे खुद कह रहा है कि अच्छा लगभग आप यहाँ तो पहुँचे हो। तो अगर हम पंपास की बात करें तो यानी तीसरे घास के महत्वपूर्ण मैदान की बात करें तो अब हम यहाँ लिखेंगे पंपास। और जो पंपास घास का मैदान आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। लेकिन ये कैसा है बताना जरा। ये तो शीतोष्ण है, इसलिए यहाँ लिखिएगा शीतोष्ण। ये जवाब इसलिए जरूरी आपके लिए बनता है कि आपने लानोस, कंपास और पंपास को अगर क्रमबद्ध तरीके से एक फिगर के माध्यम से समझ लिए हैं तो पक्की बात है जब एग्जाम में एग्जामिनर आपसे कहेगा कि कौन सा इसमें शीतोष्ण है और कौन सा घास का मैदान इसमें उष्ण है, तो आपको जानकारी देना या उसके बारे में बता पाना बिल्कुल आसान सा लगेगा और आप पूरी तरीके से उस व्यवस्थित जानकारी को आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। मेरा मानना ये है और ये सफलता की सीढ़ी है आपके लिए। क्लियर कट मामला चल रहा है, अभी बहुत कुछ लेना शेष है। देखिएगा, तो ये तो घास के मैदान हो गए। फिलहाल अभी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम मिस्टेक ये करते हैं, कभी हम चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। देखिएगा, कितने स्टूडेंट साथी हमारी अब ये कह रहे होंगे कि सेल्वास सर क्या है। सेल्वास भी तो है ब्राज़ील में, ऐसी ही भावना है, तो मैं उस पर भी चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन वो घास का मैदान नहीं है दोस्त, सेल्वास कोई घास का मैदान नहीं है, इसीलिए आपकी परिकल्पना गलत हो गई। अब देखिएगा, हम बात करेंगे सेल्वास की। सेल्वास आपको यहाँ मिलेगा, ये है सेल्वास। और ये सेल्वास कुछ इस तरीके से देखिए मैं बना दे रहा हूँ। सेल्वास का मतलब हुआ, सेल्वास यहाँ लिख रहे हैं, सेल्वास भी कहाँ है? ब्राज़ील में, इसलिए हम उसकी भी जानकारी आपको दे ही रहे हैं। सेल्वास, सेल्वास कहाँ मिलेगा आपको? ब्राज़ील में। ये है क्या? सेल्वास है क्या? उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन। ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय सदा हरित, घास नहीं बात हो रही है, सदा हरित वन है। यानी अब हम दूसरे अभिप्राय में समझें, दुनिया का सबसे बड़ा वन अमेजन वर्षा वन, जिसका एपिसोड 2 में चर्चा हुआ, जिसके बारे में बातें हुई। अमेजन वर्षा वन को ब्राज़ील के बृहद क्षेत्र में, ब्राज़ील के बृहद क्षेत्र में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। यानी उस सदाबहार वन, सदा हरे भरे रहने वाले पेड़ पौधों को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है। इसलिए कभी भी कतई सेल्वास को घास का मैदान मत बताइएगा, अन्यथा तो कंपास, लानोस, पंपास, इसी कड़ी में सेल्वास ऐसा सासा समझ करके इसे भी घास का मैदान बताए तो फिर तो एग्जामिनर अपनी क्रियाकलाप में सक्सेस हो जाएगा। और जबकि एग्जामिनर से कहीं ज़्यादा जरूरी आपका है कि आपको सक्सेस होना है, वो तो फिर उन्हें क्या करना, वो तो सक्सेस हो चुके हैं। तो इसलिए हमने सेल्वास की बात कर ली। देखिएगा, यहीं हम बात करेंगे, एक और महत्वपूर्ण है ये, और ये कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, यहाँ जा कर के इधर फिर ऐसे। और मैं इस मैदान की भी बात कर लेता हूँ, इसकी भी बात करें। ये है, इसका नाम है ग्रान चाको। ग्रान चाको जो कि अर्जेंटीना और पराग्वे में है। अर्जेंटीना प्लस पराग्वे में फैला हुआ है। ये भी क्या है? यहाँ का यही जो मैदान है, देखना अब यहाँ चले आओगे तो शीतोष्ण घास के मैदान आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इन्हें भी यहाँ के क्या लिख दीजिएगा? वन, घने वन, घने वन है ये। ग्रान चाको अर्जेंटीना पराग्वे में मिलने वाला घना वन है, ना कि घास का मैदान। इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण घास के मैदान वाली बात की उसको ऊपर लिखा है। और ये जो सेल्वास और ग्रान चाको है, जहां आप फंस सकते थे, जहां आपकी जिम्मेदारी को थोड़ा सा क्लियर कट देना चाहता था, उस पर मैं फोकस कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मामला समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, अच्छा एक बारीकी समझिए, यहाँ से अगर ध्यान दें तो आपको मैंने बताया हुआ एक पतला सा ये जो देश इस तरीके की रूपरेखा बना रहा था, जिसे आप चिली कहते हैं, चिली कहते हैं। और इस चिली से संबंधित तमाम ऐसे प्रश्न हमारे पास आएंगे जिनके बारे में अभी फिलहाल जानकारी लेना बाकी है। तो ऐसे देशों का प्रारूप अपने दिमाग में सेट करिए आप। देखिए, मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के इस एरिया को यहाँ विशेष प्रकार के बागान लगाए जाते हैं। बागान वो भी किसके? कॉफ़ी के, कहवा के बागान लगाए जाते हैं। इसलिए आपको पता है दुनिया का
सबसे बड़ा कहवा पत्तन जिसका नाम था सेंटोस, बात हुई थी पहले ही पार्ट में। सेंटोस जिसे कहा जाता है कहवा पत्तन, दुनिया का सबसे बड़ा कहवा पत्तन है। यहां से दुनिया का सबसे ज्यादा कहवा निर्यात किया जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा कहवा उत्पादक देश ब्राजील ही है। क्लियर है? ब्राजील में कहवा के बागानों को, ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? देखिएगा यहां मैं लिख भी रहा हूं, ब्राजील में कहवा के बागान को या बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। कहवा के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, यानी घास के मैदान में। इसलिए इसको जोड़ रहा हूं क्योंकि ये भी तो आप एक नज़र से देखोगे तो आपको घास जैसे ही दिखेंगे ना। फिलहाल ये खेती है और इस पूरे बागान को क्या कहा जाएगा? फेजेंडा कहा जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चीज़ों को थोड़ा सा बदलने का प्रयास रहेगा हमारा हमेशा। आप जब तक एकाग्रचित होकर के भावों को समझते हैं ना, फिर आपकी तैयारी बेहतर होने लगती है। देखना अभी हम लोग जहाँ फिलहाल अभी परिचर्चा बना रहे थे यहाँ के घास के मैदानों को, जहाँ हमने आपको अंतर करके दिखाया कि सिलवास को घास का मैदान मत बोलना, ग्रांड चाको को मत बोलना। वो एक प्रकार के वन हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। घने वन किसे कहा जाता है? ग्रांड चाको को। जी हाँ, इसलिए इस विभिन्न प्रकार के पहलू को आप जब अच्छे ढंग से समझते हैं, फिर आपके साथ ये सारी जानकारी हमेशा बनी रहती है। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे इसी पार्ट में कुछ और चीज़ों के बारे में। यहाँ देखना, हम यहाँ के प्रमुख उद्योग की बात करेंगे, या ये कह सकते हैं लगे हाथ वहाँ के भंडार की बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण खान वगैरह आएंगी, उनकी बात करेंगे, उन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र रहे हैं, या ये बात कर लें कि यहाँ की प्रमुख खानों का नाम याद कर लें कि कौन सी खान किस लिए जानी जा रही है। इसी क्षेत्र में देखना, सबसे पहले मैं बात करूँगा लौह इस्पात उद्योग का। लौह इस्पात उद्योग, अगर दक्षिणी अमेरिका आप जाइएगा ना, लौह इस्पात उद्योग का सबसे बेहतरीन उदाहरण आपको मिलेगा साओ पालो, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। ये वो कहवा पत्तन है और साओ पालो दुनिया की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। देखना, कहवा मंडी लिख रहा हूं मैं, कहवा मंडी, और किसकी? विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी कौन सी है? साओ पालो। कहाँ मिलेगी? ब्राजील में। किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लौह इस्पात के लिए। चीज़ें कन्फर्म कर रहा हूँ ना, व्यवस्थित जानकारी मिल रही ना। देखना, जहाँ कहवा पत्तन की बात हमने की है, इसकी भी जिक्र यहीं कर दे रहा हूँ मैं। कहवा पत्तन अगर आएगा, कहवा पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह से, तो आप वहाँ सेंटोस को बताइएगा। सेंटोस ये भी दुनिया का सबसे बड़ा कहवा पत्तन है या सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ एक बात और ध्यान देना, ब्राजील को इन्हीं कारणों से कहवा पात्र कहा जाता है। ब्राजील को कहवा पात्र कहा जाता है। लीजिए, समूची जानकारी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। जहाँ हम लौह इस्पात उद्योग की बात कर रहे थे, साओ पालो का तो नाम आया, लगे हाथ एक और नाम आप याद रखिएगा, रियो डी जेनेरो। क्या इसके बारे में कुछ और बातें हुई हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फैशन नगरी है। दुनिया की दूसरी फैशन नगरी किसे कहते हैं? तो रियो डी जेनेरो को कहते हैं, ब्राजील में मिलेगा। और इसी को रैंप नगरी भी कहा जाता है। रैंप नगरी किसे कहते हैं आप? रियो डी जेनेरो को। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। मेरे हिसाब से इस पूरी प्रक्रिया को आप समझ पा रहे हैं। रूपरेखा में जोड़ के दे रहा हूं आपको चीज़ें, जिससे समझने में आसान हो जाए। अब हम बात करते हैं सेंटास की, तो बात कर सके हैं। सेंटास को कहवा पत्तन कहते हैं। देखिएगा, सेंटास कागज उद्योग के लिए भी जाना जाता है। कागज का सबसे बड़ा उद्योग, दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं, विश्व नहीं कह रहे हैं। जहां विश्व की बात करेंगे वहां विश्व जरूर लिखेंगे, लेकिन यहां देखिएगा, सेंटास कागज का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। कागज का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र यहां मिलेगा सेंटास, यानी कागज उद्योग के लिए भी जाना जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग या कागज का कारखाना कनाडा के मॉन्ट्रियल में बात हो चुकी है हमारी आपके बीच में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दौरान। फिलहाल ये दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहा हूं, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अगर कागज उद्योग की बात आएगी तो हम लोग कागज उद्योग में सबसे पहले हम अपने सेंटास को ही टिक करेंगे।
क्लियर है? जहां हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे होंगे वहां। आगे देखिएगा, बेलम की बात करें, बेलम है ब्राजील में। देखिए अभी तक जो नाम मैंने यहां लिखा हुआ है, इन सबके आगे आप ब्राजील डाल सकते हैं। ये आपको मिलेगा कहां? दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील में। और बेलम किसके लिए प्रसिद्ध है? कोको के लिए, कोको के लिए, जानिएगा, कोको के लिए। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इटावरी, इटावरी किसके लिए जानी जाती है? इटावरी लोहे के लिए, लोहे की खान है इटावरी। देखिएगा और भी खानों पर चर्चा हमारी होगी। एक बहुत ही फेमस है मकापा, मकापा डेल्टा, और एक है अमापा। ये चीज याद रखिएगा, अमापा खान है, अमापा खान है, नाम एक जैसा मिलता है ना, इसलिए समस्या हो सकती है। मकापा डेल्टा है, मकापा डेल्टा है जो अमेजन नदी बनाती है, अमेजन नदी बनाती है, ये चीज़ ध्यान देना। और अमापा खान है, आपको ब्राज़ील में मिलेगी। इसका ये किसके लिए जानी जाती है? मैग्नीज के लिए, मैग्नीज। और एक बात याद रखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है, विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान अगर पूछी जाए तो कहाँ मिलेगी आपको? ब्राज़ील में। किस नाम से जानी जाएगी? तो अमापा नाम से जानी जाएगी। और मैंने वो कन्फ्यूज़न आपका दूर किया है, क्योंकि मकापा और अमापा में अक्सर हमसे कन्फ्यूजन होता रहा है। तो हम उस चीज़ को, दोनों चीज़ों को एक साथ रखने का हमारा प्रयास रहा है, जिससे आपसे त्रुटि ना हो, ये गलती आपसे दूर दूर तक आपके करीब ना हो। आगे हम समझेंगे। अब देखिएगा, हम लोग जहाँ एक महत्वपूर्ण खानों की बात कर रहे हैं, यहीं चुकीका माता पढ़ेंगे, चुकीका माता खान। चुकीका माता खान ये किसके लिए जानी जाएगी? तांबे के लिए, तांबे के लिए जानी जाएगी। चुकीका माता खान तांबे के लिए जानी जाएगी। और ये विश्व की सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। ये विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान चुकीका माता। आपका मन बना होगा ये कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको चिली में। चिली में कहाँ? अटाकामा मरुस्थल में। लीजिए, जोड़ रहा हूँ मैं पूरी बातें। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? बताना जरा, अब तो बताओ ना। चिली में है अटाकामा मरुस्थल, कहाँ आपको मिलेगा? तो आप कहिए सर ये चिली में मिलेगा। अटाकामा मरुस्थल चिली में, चुकीका माता खान चिली में। चुकीका माता खान किसके लिए फेमस है? तो तांबे के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान चुकीका माता ही है। इसीलिए चुकीका माता को तांबे की राजधानी कहा जाता है। तांबे की राजधानी किसे कहोगे आप? चुकीका माता को हम लोग अब बोलेंगे तांबे की राजधानी। कितनी आसान बातें शेयर कर रहा हूँ। अटाकामा मरुस्थल से क्या कोई फैक्ट है? बिल्कुल है। अटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में मिलता है, चिली में पाया जाएगा। हकीकत में समझना, ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा है। और इसमें एक स्थान है जिसका नाम है अरिका। देखिएगा, विश्व का जो सबसे शुष्क मरुस्थल है वो है अटाकामा। और इसमें एक स्थान है जिसका नाम अरिका। ये विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान या शुष्क स्थल कह लीजिए इसे। क्लियर है ना? सारी चीजें जोड़ रहे हैं हम। अटाकामा मरुस्थल में चुकीका माता खान मिल रही है, तांबे के लिए फेमस है, दुनिया की सबसे बड़ी खान है। जिस मरुस्थल में ये मिला हुआ है वह भी दुनिया में एक पोजीशन वह भी बना रखा है, वो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। जी हाँ, सबसे शुष्क। और एक बात समझना, उसमें एक स्थान है जिसका नाम अरिका है, वो दुनिया का सबसे शुष्क स्थल है। इनकी शुष्कता का क्या कारण है? इनकी शुष्कता का कारण भी एग्जामिनर जब पूछेगा ना आपसे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। देखना, शुष्क होने का कारण है पेरू या लिख सकते हैं हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा की वजह से अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल बन चुका है।
हमारी बातें आप तक पहुंच चुकी होंगी। ये सारा क्रियाकलाप जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अलग होने वाली है, ये बात हमारी मान के चलें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे एक दो और महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में। देखिएगा, जहां हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ग्रान चाको के बारे में जान चुके हैं। ग्रान चाको क्या है? तो आपको पता है कि अर्जेंटीना और बात किया था हमने पराग्वे। अर्जेंटीना और पराग्वे में फैला हुआ घना वन है, घना वन क्षेत्र है ये, इसे ग्रान चाको कहते हैं। इस ग्रान चाको में अगर घना वन क्षेत्र होगा तो दोस्त पक्की बात है वहां दलदली भूमि होगी, दलदली भूमि होगी। देखिएगा, अगर दलदली भूमि होगी तो समस्या इसी बात की नहीं है, कुछ और भी चीजें यहां मिलेंगी आपको। दलदली भूमि की वजह से यहां एक पौधा विशेष उगेगा, उस पौधे का नाम है क्वे विरोको। ये पौधा है, ये यहां उगता है या यहां इस दलदली भूमि के कारण ये पाया जाता है। यानी ग्रान चाको जो कि घना वन क्षेत्र है, वहां के दलदली भूमि के आसपास के क्षेत्रों में क्वे विरोको नाम का पौधा पाया जाता है, जिससे टेनिन अम्ल निकलता है। लीजिए, ये अद्भुत चीजें हैं। इससे क्या निकलेगा? टेनिन अम्ल। टेनिन अम्ल जो कि अब ये काम किस में आएगा? चमड़ा उद्योग में। लीजिए, अब कहीं से एग्जामिनर किस तरीके के प्रारूप से जुड़ेगा आपसे, वो कहेगा दक्षिणी अमेरिका में चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा स्थान जिम्मेदार है, कौन सा पौधा जिम्मेदार है, कौन सा अम्ल जिम्मेदार है, कौन सी भूमि जिम्मेदार है, दलदली भूमि क्षेत्र कहाँ मिलेगा, ग्रान चाको क्या है। ऐसी महत्वपूर्ण व्यवस्था को पूरा तह तक आप जवाब दे सकते हैं जब पूरी रूपरेखा का एक बेहतरीन निवारण आप कर सकें तब। इसलिए मैं उस प्रारूप को आपके सामने रख रहा हूं जिससे आप बेहतरीन ढंग से अपने जवाब को जोड़ पाएं और दे पाएं। जी हाँ, तो ये बातें हमारे आपके साथ रहीं। आप देखिएगा, हम अगर बात करें एक मरुस्थल और है यहाँ पर, पेंटागोनिया। जैसे अटाकामा था, पेंटागोनिया मरुस्थल है। पेंटागोनिया मरुस्थल जो कि आपको मिलेगा अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। और इसमें समस्या इस बात की है, इस मरुस्थल के बनने का कारण है, लॉजिक क्या है? एंडीज पर्वत का, एंडीज पर्वत का वृष्टि छाया प्रदेश। इसका मतलब होता है क्या? वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब होता है जहां पर बारिश नहीं हो पाती है। और किसकी वजह से? पर्वतों की वजह से बारिश होती है, लेकिन पर्वतों की वजह से उसके दूसरे हिस्से पर बारिश नहीं होती है। यह भी बात आप मान के चलें। जैसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आपको पता है तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। इसका सीधा कारण क्या है? जिससे पूरा भारत भीगता है, उससे हमारा तमिलनाडु क्यों नहीं भीगता है? उसका कारण है क्योंकि वो पर्वत वहाँ हवाओं को जाने नहीं देते। ठीक कारण यहाँ है पेंटागोनिया मरुस्थल जो कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश में है। इसके बनने के पीछे, इस मरुस्थल के आने के पीछे एक लॉजिक है, एक वजह है, जिसका नाम एंडीज पर्वत वृष्टि छाया प्रदेश के कारण, यानी एंडीज पर्वत द्वारा जो वृष्टि छाया बन रही है उसकी वजह से ये मरुस्थल बना हुआ है। अटाकामा मरुस्थल की जहाँ अभी हम लोगों ने बात किया, दुनिया का सबसे बड़े शुष्क मरुस्थल पर चर्चा हमारी रही। ध्यान देना, वहीं पर, यानी कहाँ पर? अटाकामा में ही, अटाकामा मरुस्थल में दुनिया का सबसे ज़्यादा नाइट्रेट पाया जाता है। अटाकामा में नाइट्रेट है, क्या है? नाइट्रेट। दुनिया का सर्वाधिक नाइट्रेट, दुनिया का सर्वाधिक नाइट्रेट आपको कहाँ मिलेगा? तो अटाकामा मरुस्थल में मिलेगा। जी हाँ, अब हम ये मान के चलें कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ चुकी होंगी। सारी बातों का आप एक सीक्वेंस बना चुके होंगे, सब चीज़ें आप समाहित कर चुके होंगे। हमारी बातें अब आपके साथ बेहतरीन ढंग से साझा हो चुकी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पिछले 3 पार्टों में इसे लगा करके एक बेहतर ढंग से अगर अपने नोटबुक पर लिखेंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे, आप कभी विफल नहीं हो सकते। देखना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जानकारी यहीं समाप्त नहीं होती है। मेरे कहने का तात्पर्य, मैंने मोटा मोटा सब कुछ बता दिया है, अभी कुछ महत्वपूर्ण रोचक जानकारियाँ आनी शेष हैं, जिसके लिए हमारे प्लेलिस्ट में रोचक तथ्य करके एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। उस रोचक तथ्य के प्लेलिस्ट में आगामी आने वाले दिन में, यानी इसके ठीक बाद जब जियोग्राफी की कक्षा संचालित होगी, उस समय आप पुनः दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की रोचक जानकारी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ हम यहाँ की कुछ और महत्वपूर्ण बातों को सामने लाएंगे। वहाँ हम
रिया पक्षी की बात करेंगे, वहाँ हम ब्राज़ील में सबसे घने वन अमेजन की बात करेंगे, खूंखार जनजातियों की बात करेंगे, आपके एनाकोंडा सर्प की बात करेंगे, अमेजन के घने वन में जीवन कैसे बिताते हैं लोग, ऐसे महत्वपूर्ण परिदृश्य की झांकी आपको दिखाएंगे और ऐसी भी चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। इसका मतलब है कोई भी पहलू आपका ये अध्यापक छोड़ने वाला नहीं है। आप विश्वास किए रहें और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर करें। आशा है हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगे होंगे, ये बेहतर हम कर पाए होंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिए, लगातार पढ़िए, लगातार लिखते रहिए, जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। आपका संघर्ष कभी कम नहीं होना चाहिए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।